नमस्कार दोस्तों, मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। आज हम लोग आरआरबी के जीके पार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं और हमेशा की तरह मैं आपको एक अलग अलग अप्रोच लगाना बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है और चीज़ों को गैदरिंग कैसे करना है कि हम एक तरीके से कितने क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ हमें एलिमिनेट करना आ रही है लेकिन दूसरा नहीं आ रही है, तो उस भी तरीके से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो अपन करने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे ना पैनिक कर जाते हैं। देखो, हमेशा एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, आप मैथ ले लीजिए, रीजनिंग, इंग्लिश, इवन किसी में भी ले लीजिए। ऐसा सेम जीके में भी होता है, जब एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे भाई ये तो क्वेश्चन पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। अपन को क्या करना है, एक दो क्वेश्चन से पैनिक नहीं होकर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, देन आंसर करना है। ये थोड़ा लेंथी सोल्यूशन हो सकता है बिकॉज रीजन कि इसके पीछे कि हम चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हो पूरा के पूरा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। आज जो पेपर सोल्यूशन होगा, मैं जीके पार्ट के 25 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें बच्चों 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, इकोनॉमिक होगी, पॉलिटी होगा, स्टैटिक होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, सारी चीज़ों का मिक्सअप होगा। उन सभी चीज़ों को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या ईजी मेथड हो सकता है, उन सभी पे हम आज काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। छत्रक मशरूम है, तो आपसे ये पूछा गया है कि छत्रक किसका टाइप होता है, किस में आता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास, कवक का है, बैक्टीरिया का है, वायरस का है और प्रोटोजुआ का है। तो हमसे ये पूछा गया है, हमसे जब ये पूछा गया है तो कवक में आता है भैया। कैसे, किस में आता है ये? कवक होता है, फंगस होता है, मशरूम। अभी आपने देखो बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में आपने पानी के किनारे पर आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे एक छतरी नुमा एक होता है बच्चों, ठीक है, छोटा सा एक पौधा होता है, उसको बोलते हैं हम मशरूम। उसको क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं बच्चों। अब मशरूम बोल रहे होते हैं, चलो ये बात समझ में आती है। मशरूम जो होती है मेनली मैदानी क्षेत्रों में होती है। किन क्षेत्रों में होती है? मैदानी क्षेत्रों में होती है। मैदानी क्षेत्रों में होने के साथ क्या होता है वो ध्यान दीजिए, मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है और ये बारिश के समय भी होता है। कई कई जगह पर लोग इसे खाते भी हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, मतलब खाने में भी यूज उसका, सब्जी बनाने में उपयोग किया जाता है, सब्जी बनाने में उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बच्चों। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। जब साबुन के एक बुलबुले पर चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? आवेश रखा जाए, आवेश हो तो क्या होता है? उसकी त्रिज्या घटती है, बढ़ती है, बुलबुला समाप्त हो जाता है, बुलबुला फैलता है। चार्ज इन प्लेस हैपन सॉफ्ट बबल। अब जो बबल है उसका क्या होता है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। उसका जो आकार होता है बढ़ता है या घटता है, ये अपन से बच्चों पूछा गया। तो उसकी जो त्रिज्या होती है ना बच्चों, बढ़ जाती है। उसकी त्रिज्या क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ कि जो ये बबल बन रहा है बच्चों, ये जो बबल बन रहा होता है किसका बनता है, ये आगे चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो बबल बना है वो किस गैस का बन रहा होता है। तब तक आप वेट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दूंगा। खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण से होता है? जैसे मैं आपसे कहता हूं कि माइंस है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बच्चों? माइंस है। जैसे कि आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी, मूवियों में भी देखा होगा कि हजारों लोग तो ज़्यादा हो जाता है कि कुछ लोगों की मृत्यु खदान में दबने से हुई, दम घुटने से हुई, ठीक है। उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उनको बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम में क्या है कि वहाँ के जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो माइंस इंस्पेक्टर्स हैं, वो सारे लोग उनको बचाने रेस्क्यू कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रेस्क्यू कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उनको बचाने के लिए, लेकिन बात ही आती है इसमें जो ये विस्फोट हुआ है या खदान में प्रॉब्लम हुई है वो किन कारणों से हुई है। एक्चुअलिटी में बता दूं, खदानों को जब खोदा जाता है तो खदानों से बच्चों मेथिन गैस निकलती है, और मेथिन गैस खदानों से जब निकल रही होती है ना, प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है। खदानों में जैसे हम अंदर खुदाई कर रहे हैं, अंदर जब खुदाई कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से मेथिन जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाती। जब निकलती है तो एयर से क्रिया करके ना विस्फोट हो जाता है। एयर से क्रिया करती है, वायु से क्रिया करती है, तुरंत ही क्या कर जाती है? विस्फोट कर जाती है, जिसके कारण माइंस क्या करती है? जो ढह जाती हैं। माइंस क्या होती हैं? ढह जाती हैं। उसी तरीके से खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण से होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के, हाइड्रोजन से नहीं है, ऑक्सीजन से नहीं है, तो मीथेन का वायु के साथ जब मिश्रण होता है, क्या होता है बच्चों? मीथेन का वायु के साथ जब मिश्रण होता है तो विस्फोट हो जाता है, जिससे क्या होता है? माइंस क्या होती है? ढह जाती है। माइंस क्या होती है बच्चों? ढह जाती है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना आसान सर, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए,
अम्ल वर्षा बनने के कारण क्या है? अम्ल वर्षा जो हो रही है उसके कारण क्या है बच्चों? अब ये चीज़ अपन देखने वाले हैं कि अम्ल वर्षा जो हो रही है क्या हो। पहली बात तो ये समझ में आए कि अम्ल वर्षा क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि अम्ल वर्षा क्या होती है। जैसे हम राजस्थानी हैं तो राजस्थान में बहुत पानी सेव किया जाता है, हम छतों के माध्यम से सेव करते हैं। छतों पर पानी आता है, उसको अपन टैंक में लेके जाते हैं, जो टांके बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पानी को सेव कर रहे होते हैं और हमारे पूर्वज भी ये कहते हैं कि बारिश का पानी सेव कीजिए। लेकिन उसके साथ हमारे जो पूर्वज हैं कुछ ऐसा भी बोलते हैं, उनमें क्या बोल के जाते हैं कि जब प्रारंभिक जो बारिश होती है उस पानी को सेव मत करिएगा। उससे क्या होगा, उसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। अब हार्म कर सकते हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है कि जब फर्स्ट और सेकंड बारिश हो जाए तो उसके बाद पानी को सेव करना है। लेकिन सर पहली और सेकंड बारिश में ऐसा क्या है? क्योंकि हमारा जो वातावरण है पूरी तरीके से प्रदूषित है। जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ठीक है, बहुत सारे हम घर चूल्हों में बहुत हर जगह से प्रदूषण फैल ही रहा है। अब ये प्रदूषण कहाँ जमा हो रहा है? आकाश में जमा हो रहा है। आकाश में जमा होने के कारण वो जब बारिश होगी तो पहली जो बारिश में वही जो वायु प्रदूषण है वही नीचे आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। इस वजह से हम सोचते हैं कि हमें अम्ल वर्षा हो रही है। वो हम अम्ल वर्षा जब होती है तो फसलों को नुकसान पहुंचा रही होती है, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा रही है, खाद्य पदार्थ है उनको नुकसान पहुंचा रही है। जो भी चीज़ नीचे है पृथ्वी पर मौजूद है ज़्यादातर सभी चीज़ों को क्या पहुंचाती है? वो नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे समझ में आया कि अम्ल वर्षा होने के पीछे कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अम्ल वर्षा होने के पीछे का क्या कारण होता है बच्चों? वायु प्रदूषण होता है। तो अब देखते हैं वायु प्रदूषण ऑप्शन में है या नहीं है। एक तो है जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु। देखो ये आ गया। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है बच्चों? अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। अब चलते हैं अम्ल वर्षा को नापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा को मापने के लिए बच्चों अम्ल वर्षा को मापने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? अम्ल वर्षा को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। और पीएच स्केल कितने से कम होना चाहिए? 5.6 से जब नीचे आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोला जाता है अम्ल वर्षा। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? अम्ल वर्षा बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। ठीक है, ये फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, व्यक्तियों को बीमारियां बहुत सारी पैदा हो रही होती हैं। ठीक है, ऐसे करके अपन सीख सकते हैं इनको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान, देखो बच्चों, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान कैसा होता है? घटता है। क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कोई गैस है और कम दाब जब पड़ता है तो उसका जो तापमान है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से डिक्रीज याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आइए, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है तमिलनाडु। साउथ इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु। और तमिलनाडु कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है बच्चों। क्या है? बेंगलुरु। अब आप सपोज कि बेंगलुरु में रहते हैं। अब बेंगलुरु में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के किसी व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ित किया गया हो या मानसिक रूप से खिन्न हो तो उसको जो पूर्वज लोग हैं, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आप ना एक बार एक पहाड़ी है उस पर चले जाओ। अब पहाड़ी का नाम पूछा गया तो उस पहाड़ी का नाम है कुट्रालम पहाड़ी। उसमें पहाड़ी का नाम क्या है बच्चों? कुट्रालम पहाड़ी। अब ये कुट्रालम जो पहाड़ी है ये है वेस्टर्न घाट पर। ये कुट्रालम पहाड़ी कहाँ पे है बच्चों? वेस्टर्न घाट पे है। जैसे मैं, ठीक है, ये भारत मैंने बनाया, ये इधर बनाया मैंने ईस्टर्न घाट बच्चों। ये कौन सा है बच्चों? ईस्टर्न घाट। यहाँ पे होता है बट मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। ये हो गया बच्चों वेस्टर्न घाट इधर साइड में। ऐसे मैं लिख देता हूँ वेस्टर्न घाट। अब देखना, मैं जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब बनाऊंगा तो देखो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ इसको, ऐसे सीधा सीधा। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बनाते टाइम देखो आप ढंग से, तो ऐसे करके बना दिया मैंने। और वेस्टर्न घाट मैंने ऐसे करके बनाया है। अब देखो दोनों के पीछे एक रहस्य है बच्चों। क्या रहस्य? ये जो घाट है ना, ये टूटा फूटा घाट है। वेस्टर्न घाट कैसा है? टूटा फूटा घाट है। टूटा फूटा घाट है। दूसरी चीज के बारे में क्या याद रखनी है? ये इन दोनों में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में सबसे पुराना घाट कौन सा है? तो ईस्टर्न घाट सबसे पुराना है, सबसे पुराना। ठीक है, अब इन दोनों के कंपैरिजन वेस्टर्न घाट तो न्यू हो गया। ये ऊंचाई पे है बच्चों। ढलान किस तरफ है इसका?
तो ईस्टर्न घाट की तरफ इसका ढलान है। अब आते हैं अपनी पहाड़ी पर। ये जो कुट्रालम की पहाड़ी है कर्नाटक में है बच्चों। कुट्रालम की पहाड़ी कहाँ पे है, ये सॉरी ईस्ट वेस्टर्न घाट में आती है। तो कुट्रालम की जो पहाड़ी है, कुट्रालम की पहाड़ी कर्नाटक में है बच्चों। पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। यहाँ के लिए मैं इतना बता दूं, कर्नाटक हिल जो कुट्रालम हिल्स जो है बहुत ज़्यादा दर्शनीय हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट फ्रेंडली 9 झरने आते हैं कुट्रालम झाड़ी वो हिल्स में। जो कुट्रालम की पहाड़ियाँ जो हैं उनमें 9 झरने आते हैं। आप देखिए कितना मनमोहक दृश्य रहा होगा ये, कितना मनमोहक दृश्य। कुट्रालम पहाड़ियाँ देखने जाओ तो ये जो 9 झरने जरूर देख के आना, ठीक है। और कितना मनमोहक है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने लायक, पढ़ने वाली भी है, देखने लायक भी है। इसलिए इसे ना क्या बोलते हैं, दृश्य के रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अरे सॉरी, मैं एक बात गलत बोल गया, ठीक है, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे शायद तमिलनाडु कैपिटल बच्चों चेन्नई है, मैंने यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट दे दिया। बेंगलुरु नहीं है, चेन्नई है। एक्चुअल में मेरे माइंड में कर्नाटक रहा है, तभी तो मैंने नीचे ये भी ध्यान रखना, ये कर्नाटक नहीं है एक्चुअल में, और तमिलनाडु है। और तमिलनाडु कैपिटल क्या है बच्चों, चेन्नई है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है बच्चों, चेन्नई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कुट्रालम पहाड़ी में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, ये तो क्लियर कर लेना आप लोग। क्या कर लेना बच्चों, इसको तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ये अब आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु में है, ये बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे, तो याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं अपने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कुट्रालम। और एक आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करती हैं बच्चों। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न जोड़ने का काम करती हैं। और कौन करती हैं बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ियां करती हैं। ये बात ध्यान रखना। तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई है, बेंगलुरु नहीं है। बेंगलुरु जो कैपिटल है वो है कर्नाटक की। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है। अब शाख नियंत्रण मतलब क्रेडिट कंट्रोल बच्चों। अब क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है वो समझेंगे अपन, ठीक है। आओ क्रेडिट कंट्रोल आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल से क्या मतलब, जैसे मैंने एक कहा कि एक व्यक्ति है बच्चों, ये रहा, ठीक है। और एक मैंने कहा ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक को क्या है कि बैंक, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है बैंक के पास गया, भैया मेरे को लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब फिर इसका सिविल चेक किया गया बैंक के द्वारा। बैंक ने क्या किया, इसका सिविल चेक किया। बैंक ने जब सिविल चेक किया तो पाया कि इसकी जो लॉयर मतलब कि सिविल है वो बहुत अच्छा है, ये चुका पाएगा। तो मतलब कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि बैंक जब किसी बैंक व्यक्ति को लोन दे रही है तो उसकी कंप्लीट जानकारी ले रही है, टाइम से चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। कोई चीज़ गिरवी भी रख लेती है, कभी कभी क्या करती है बच्चों, गिरवी भी रख लेती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, एक व्यक्ति ऐसा कोई सर्च करना जो टाइम पे लोन भी देगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी देगा, पैसे भी चुकाएगा, गिरवी भी रखेगा और सारी चीज़ें प्रॉपर करेगा, तो वो सारा की सारा जो होता है क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट ही होता है। पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। मतलब उधार देने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। अब इसमें पूछा गया मात्रात्मक कौन सी चीज़ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पहला पूछा बैंक दर। पहला क्या है बच्चों, बैंक दर। बैंक दर नीति से मतलब क्या होता है, बैंक दर जो नीति है कि बैंक दर एक अपन ऐसे कह सकते हैं, बैंक जिसपे क्या दे रही है बच्चों, इंटरेस्ट। बैंक जिसपे क्या दे रही है, लोन दे रही है, वो इंटरेस्ट बैंक दर हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं। बैंक ने इस व्यक्ति को ब्याज वो लोन दिया, तो जो इंटरेस्ट जो चुकाएगा हम इसे बोल देंगे बैंक दर है ये, ठीक है। आगे चलते, आगे खुले बाजार की क्रियाएं। ओपनली मार्केट में ये व्यक्ति किसी से भी लोन ले सकता है। ओपन मार्केट समझ रहे हैं कि ओपन मार्केट है, ये किसी भी बैंकर के पास जाएगा, किसी भी बैंक के पास जाएगा। ये गया SBI के पास गया, ये HDFC के पास गया, ठीक है, ये EU फाइनेंस के पास गया,
ठीक है, पीएनबी के पास गया या किसी भी बैंक के पास गया और उसने लोन के लिए अप्लाई किया, तो किसी के पास कर सकता है, ओपन है इसके लिए मार्केट। तो इसको बोलते हैं जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं किसी पर्सन के लिए, उसे ओपन मार्केट हम बोलते हैं। जिसमें लोन लेना चाहता है तो एसबीआई, एचडीएफसी, एयू और पीएनबी से ले सकता है। तो ये बात, पहले बात की हमने बैंक दर की, फिर दूसरे नंबर पर बात की अपन ने ओपन मार्केट की, और तीसरा नंबर क्या आता है वो देखते हैं, परिवर्तनशील कोषानुपात, यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशो। रिजर्व जो रेशो है वेरिएबल तो होता ही है, वेरिएबल रिजर्व रेशो तो होता ही है भैया। वेरिएबल कैसा होता है, रिजर्व रेशो होता है, ये तो समझ में आ गया अपने। जो रिजर्व रेशो हमने निकाला है वो कैसा रहता है बच्चों, फिक्स ना होकर कैसा होता है, वेरिएबल ही हमेशा होता है। तो एक और बात इसमें यूज कर रहा है वो क्या है वो देख लेते हैं, मार्जिन का निर्धारण, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है वो समझिए आप लोग। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या ध्यान देना है, जैसे इसने ना गिरवी रखी, ये है एक पर्सन है, इसने बैंक को लोन लेना चाह रहा है, 10 लाख की संपत्ति इसने क्या रखी, गिरवी रख दी। अब गिरवी रख दी तो इधर आ गया, ठीक है, लोन मिला इसको 8 लाख का। 8 जो गिरवी रखा और जो लोन के बीच जो डिफरेंस है ना 2 लाख का, यही क्या है बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। यही क्या है बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन ये रिक्वायरमेंट है, और ये कोई मात्रात्मक गणना है क्या, ये नहीं है। लोन गणना करने में इसका कोई मीनिंग रहेगा क्या, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर भी क्या ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। बैंक दर भी उसी में शामिल होती है, खुले बाजार की क्रियाएं भी शामिल होती हैं, परिवर्तनशील कोषानुपात भी शामिल होता है, और जो साख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है वो है मार्जिन का निर्धारण, यानी कि मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ये सारा प्रोसेस समझ लेना, ठीक है, वीडियो को रिमाइंड कर लेना। आधारभूत आर्थिक समस्या निम्न में से संबंध होती है। जैसे मैं अगर नॉर्मली एक परिवार की बात करूं, एक देश की इकोनॉमी की बात करूं, तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो मैं कई बार ऐसे एक क्वेश्चन बनाता हूं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेशो कहाँ है, कितना है, वो कितना है बच्चों, हाईएस्ट लिटरेसी रेशो कितना है। यहां पे आंसर में एक फिल इन द ब्लैंक्स बोलूंगा आपको, तो आपके माइंड में आ गया होगा आंसर, तो मुझे पता है इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी और डी कुछ मान लेते हैं अपन, ऐसे ही कोई पीएनबी पंजाब मान लीजिए, पंजाब और हरियाणा, ऐसे करके मान ले। लेकिन आप तो बोल रहे हो सर हमारा तो ये आंसर ही नहीं है, हम तो आंसर जो दिया था हमने तो केरल दिया था यहाँ पे आंसर। देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन वो जो पूछ रहा होता वो नहीं होता, हमें 4 में से डिसाइड करना है अब आंसर। एक्चुअल आंसर तो केरल है, मैं मानता हूं ये चीज, लेकिन अब ये 4 ऑप्शनों में से सर्च करना है कि सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेशो किसका है। अब आओ मुद्दे पर अपने, ये क्वेश्चन भी वही कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया देखो आधारभूत रीजन तो सारे हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है वो बताइए आप हमें, ठीक है। उपभोक्ता चयन, आधारभूत आर्थिक समस्या क्या है, उपभोक्ता का चयन करना एक आधारभूत समस्या है, अब कस्टमर का चयन करना है। जैसे कि मैं अब आरआरबी की क्लासेस ले रहा हूं, तो मेरे कस्टमर कौन है, आरआरबी के बच्चे, ठीक है। तो आरआरबी के बच्चे हैं, उसी तरीके से सीखना होगा। जैसे एक उपभोक्ता जाता है कोई शुगर कैन यानी गन्ने का बेचने वाला, तो उसके लिए चीनी जो मिल वाले हैं वो खरीदेंगे। अगर कोई किसान सरसों बेच रहा है तो सरसों की जो मिल जो चला रहा है, सरसों का तेल जो बना रहा है वही चीज़ तो खरीदेगा। तो उपभोक्ता का चयन करना ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा निर्णय लेना। हाँ भाई, सरकार का हस्तक्षेप तो जरूर होता है, और सरकार के जो निर्णय होते हैं किसी भी किसान पर, किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं। आगे देखिए, आवश्यकताओं की बहुलता तथा संसाधनों की कमी। हाँ ये मैं मानता हूँ, इसको लास्ट में देखेंगे। बहुसंख्यकों की से वो गरीबी, बहुसंख्यकों की गरीबी से, ये सारे कारण मैं मानता हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ढंग से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। ये कहना चाह रहा है आवश्यकताओं की तो बहुलता है, लेकिन संसाधनों की क्या है, कमी है। आवश्यकता तो हमारी बढ़ती जा रही है बच्चों, आवश्यकता तो हमारी क्या है बच्चों, बढ़ती जा रही है। आवश्यकता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, लेकिन संसाधनों की कमी हो रही है बच्चों। क्या हो रही है,
संसाधनों की कमी हो रही है। कैसे? जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे। किसान से नहीं तो आप शहर में रह रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे होंगे। आप जहाँ पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जब रहते हैं या रह रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपने बचपन में जब आप थे तो आपने देखा होगा कि जनसंख्या कम थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी कि दादाजी के 2 लड़के हुए, 2 लड़कियों के 4 लड़के, 4 के 8, तो जैसे वो खेती थी वो कम होती गई। ठीक है, किसान जो था उसकी खेती में भी कम होते गए। लोग अपने आप को बसाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए जंगलों को काटने लगे। तो ऐसी समस्या क्या बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर एक परिवार को अगर आप दूध भी लेके आते हैं तो 10 लीटर की आवश्यकता होती थी, आज उसी परिवार को 20 लीटर की आवश्यकता हो रही है। लेकिन जानवर तो उतने ही हैं, जानवर तो कम होते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आवश्यकता तो हमारी बढ़ रही है, आवश्यकता तो क्या हो रही है बच्चों, हमारी बढ़ रही है, लेकिन संसाधनों की कमी होती जा रही है। संसाधनों की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। ये हमारी इकोनॉमी की आधारभूत समस्या है। जैसे मैंने किसानों का आंदोलन दिया, एक किसान के 2 बेटे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं किसान का। जब किसानों के जब एग्जाम्पल लेते हैं तो एक किसान के 2 बेटे हैं, 20 बीघा जमीन है, 10-10 बांटेंगे। ठीक है, अब उसके 2-2 बच्चों को तो 5-5 बीघा बांटेंगे। तो एक किसान, एक फैमिली ट्री बनाता हूं मैं। जैसे दादाजी थे, अकेले थे, इनके 2 बेटे हुए, ठीक है। अपन मान के चलते हैं 20 बीघा जमीन थी इनके पास, तो इनमें कितनी बटी होगी? 10-10 बीघा। इनके और 2-2 बेटे हो गए, इनको कितनी आई बच्चों? 5-5 बीघा। अब ये चीज जब देखते हैं तो देखते हैं कि दादाजी के टाइम किसी टाइम पे 20 बीघा जमीन थी और अब देखो कितनी सी रह गई, 5 बीघा। तो 20 बीघा वाला ज्यादा खुश था या 5 बीघा वाला? बोला भैया 20 बीघा कम से कम जमीन तो थी उसके पास। तो यही क्या है कि संसाधन तो हो गए कम 5, और लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? बढ़ती जा रही है। आवश्यकता का ही बढ़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आप आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया हो तो आपके, तो इसका आंसर हम कर देंगे सी। इसका आंसर क्या बच्चों? सी है। मानव पाचन तंत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। मानव पाचन तंत्र जो है वो किस नाम से और जाना जाता है? ठीक है बच्चों, मानव पाचन तंत्र, जैसे कि हम हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना से ग्रास नली से होते हैं आमाशय में जा रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, और वापस ये चीज़ें प्रोसेस हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस पूरी प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ठीक है, इंस्टाइन, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो। अब गैस्ट्रो डॉक्टर भी तो ऐसे गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट, जैसे आप बोलेंगे पेट के डॉक्टर को मिलना है, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, सॉरी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? पेट के डॉक्टर है भैया। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आगे चलते हैं, आओ। अगर यह एलिमेंट्री, अगर इसकी जगह ऐसे होती है ALIMENTARY, तो आंसर यही हो जाता है इसका, लेकिन इसने ई लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या है अभी? बी है। ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आओ आगे। रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली कहलाती है। रोग हैं, रोग जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ, कुछ 1-1.5 साल पहले की। ऋषभ पंत एक क्रिकेटर है, आप लोग जानते होंगे। ऋषभ पंत ने क्या किया कि ऋषभ पंत ने क्या, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसका उसमें पैर ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। पैर जब टूट जाता है तो क्या होता है कहानी में, पैर टूटने के बाद डॉक्टर कुछ रिकवरी में टाइम लगता है। जब रिकवर वो कर रहा होता है तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं, बोलो देखो भैया आप लोगों को करना क्या है, आप ना स्विमिंग पूल में जाना और चलना। स्विमिंग पूल में क्या करता है, वो चलने की प्रैक्टिस करता है, जिससे क्या होता है उसे चलने में आसानी होती है, और चलने में जब आसानी होती है तो वो हैबिचुअल हो जाता है, और उसकी जो पैर की जो सर्जरी हुई होती है उसमें उसमें क्या मिलती है? सुविधा मिलती है सर्जरी में, और उसे उपचार करने में आसानी हो जाती है, और उसका सीधा सीधा उसको फायदा पहुंचता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको सलाह दी जाती है कि आप पानी की थेरेपी ले सकते हो, यानी वाटर थेरेपी आप ले सकते हो। वाटर थेरेपी को बोलते हैं हम हाइड्रोथेरेपी। पानी की जो थेरेपी ली जाती है उसे हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। ये न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारियों में काम आती है, माइंड से रिलेटेड बीमारियों में, टूट फूट में काम आती है। तो ये तो मैंने उन बीमारियों का नाम लिया जिसमें हाइड्रोथेरेपी काम कर रही होती है, और लोग आजकल ज़्यादातर इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी जीता जागता एग्जाम्पल दिया ऋषभ पंत का, जो क्रिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम आएगा भैया कौन सा आएगा? हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के माध्यम से क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया हो तो। हाइड्रोथेरेपी जैसे कि पैर का टूटना, हाथ का टूटना, उनमें भी ये काम आती है। जैसे कि आप सपोज करो साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाए, आप सर्जरी कराई, तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप पैर को अपने को मजबूत करने के लिए आप हाइड्रोथेरेपी ले सकते हो। ठीक है, आओ। खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला अम्ल का नाम।
बात समझ में आई कि नहीं? खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला कौन सा अम्ल है? अब पहला मतलब समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग घरों में रह रहे हैं, आज का जीवन बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है खाने भोजन को लेके। कैसे कि आप लोग आज शहर में रहते हैं, शहर में दूध लेने जाते हैं, तो अपने गांव में क्या होता है, मम्मी दूध ले भैंस के निकालती है, आया पिया और हो गया काम। लेकिन शहरों में क्या 4-4 दिन का दूध है, 5-5 दिन का हम पॉलीथीन या थैली में लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे जैसे चिप्स खा रहे हैं, चाउमीन्स खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए जो कंपनीज किस चीज़ का यूज करती है, मतलब खाने को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है। अब हमारे भोजन बनता है, रोटियां बनती है, चपाती रोटी जो बन रही होती है, हम क्या करते हैं, खाया, सुबह की बनी गरम गरम खाई, दोपहर तक रहेंगे या शाम तक भी यूज कर लेते हैं। लेकिन सुबह क्या करते हैं, अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम अपने पालतू जानवर हैं उनको खिला देते हैं। तो ऐसे करके चीज़ें चल रही होती है। लेकिन इन चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है एसेटिक अम्ल का प्रयोग। हमें क्या करना होता है बच्चों, एसेटिक अम्ल का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एसेटिक अम्ल का। आओ नेक्स्ट चलते हैं। जब एक इत्र की बोतल कमरे में छिड़की जाती है तो उसकी सुगंध पूरे के पूरे रूम में चली जाती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई जब अंदर आते हैं, टीचर अंदर स्टूडेंट के लिए टीचर आ रहा होता है तो उन्हें सुगंध आ रही होती है, तो हम बोलते हैं टीचर मास्टर आज तो कुछ ना कुछ तो लगा के आया है। अब वो लगा के आया है तो वो जो सुगंध आ रही है तो किस कारण हम तक पहुँच रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम सीधा काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपने आप पे छिड़काव कर रहा है तो हम तक भी उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं अपने आप पे सेंट का छिड़काव करूँ ऐसे करके, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं अब वो क्या करेंगे, सारे के सारे वो बोलेंगे सर कौन सी सेंट लगा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे से, वो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, सेंट का जो पहुँच रहा है, स्मेल जो पहुँच रही है वो किन कारणों से वो पहुँच रही है। तो वो जो पहुँचने का कारण है वो है बच्चों डिफ्यूजन। क्या कारण है, डिफ्यूजन। विसरण के कारण क्या हो रही है कि हर एक कोने में सुगंध चारों ओर फैल रही है, बोतल के कमरे के, ठीक है, बोतल से पूरे कमरे में जो फैल रही है चीज़ें वो किसके थ्रू फैल रही हैं, तो जो ये फैल रही हैं विसरण या प्रसरण के कारण। ये बात यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। बैरोमीटर के परातल में अकस्मात गिरावट पूर्वानुमान एवं संकेत देता है, ठीक है। अब बैरोमीटर के जो एक सडनली गिरावट आती है, बैरोमीटर में आपको बता दूं किस काम से आता है। बैरोमीटर जो होता है ना, वातावरण वायुमंडल में, वो जो वायुमंडल है या जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, उसको मापने का काम करता है। कैसे काम कर रहा है वो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ढंग से। बैरोमीटर क्या काम कर रहा है, पहले ये चीज़ देखते हैं। बैरोमीटर में जैसे एक सडनली गिरावट हो गई, मैं ऐसे बोला कि बैरोमीटर में क्या हुआ, सडनली गिरावट हो गई, वायुमंडल में क्या हुई, गिरावट हो गई, तो अब उसको माप रहा है। अब गिरावट के कारण तो हम पता लगे क्या होगा, गिरावट में क्या होता है, तूफानी मौसम हो जाएगा। गिरावट से क्या होगा, तूफानी मौसम हो जाएगा। ये गिरावट के कारण है। अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मौसम सही हो जाएगा, सिंपल सा है। इसका रिवर्स भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। अगर ये आपको याद है तो इसका जो रिवर्स बनेगा वो भी हमें याद हो जाएगा बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, वर्षा होती है, क्या होती है वर्षा, तो वो वर्षण गेज से नापी जाती है। किससे नापी जाती है, वर्षण गेज से नापी जाती है। दूसरा क्या होता है, चलो बात समझ में आ गई है, वर्षण गेज से। तापमान किससे नापा जाता है, तो तापमान नापने का जो यंत्र है वो क्या होता है, थर्मामीटर। सही बात है क्या, बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको फीवर आया तो किससे नापेंगे, तो मौसम का तापमान निकालने के लिए, आपकी बॉडी का तापमान लेने के लिए हमें क्या करते हैं, हम थर्मामीटर का ही उपयोग बच्चों करते हैं। आओ, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। यदि हम पृथ्वी को बाहर से देखें तो वो किस साइड से किस तरफ ये घूम रही होती है, ये अपन से पूछना है बच्चों, ये अपन को ये पूछ रहा होता है, ठीक है। आओ देखते हैं इसका आंसर से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी का जो रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन बोले तो घूर्णन है, अपनी धुरी पे ही कर रहा है। जैसे ये मैंने अर्थ बना दी तो ये यहाँ पर यहीं से तो घूम रही है पूरी की पूरी। ये जो घूमती है वेस्ट से ईस्ट घूमती है बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है। पृथ्वी के जो जुड़वा ग्रह हैं, जुड़वा बहन कौन है बच्चों, शुक्र है, और सबसे गर्म भी कौन सा ही है, शुक्र ही है।
दिनों रात इसी की भांति होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसके आकार में भी इसके सिमिलर आता है कौन, अर्थ के सिमिलर कौन आता है बच्चों, तो शुक्र आता है। अब इस पे जो फोकस आ रहा है वो सूर्य का आता है। कई बोलते हैं सूर्य क्या है, ये सारे के सारे चक्कर किसका लगा रहे होते हैं, ये सारे के प्लानिट, ये जो सारे के सारे जो चक्कर लगा रहे हैं वो सूर्य के लगा रहे हैं। अब बात ये आती है सूर्य है क्या। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सन एक स्टार है, सन एक क्या है बच्चों, तारा है। तारे की कंडीशन क्या क्या होती है, तारे की कंडीशन होती है, एक तो होती है हीट और एक क्या होती है बच्चों, लाइट। बोले सर जिसमें हीट और लाइट है वो तारा है, वो जी हाँ, जैसे लाइट आ रही है यहाँ पे और लाइट जब आ रही है तो उसमें क्या होगा बच्चों, हीट भी होगा, क्या होगा, हीट भी होगा और लाइट भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी। अब हीट भी और लाइट भी है तो अब ये स्वयं से नहीं है, तुम ये सोचो ये स्वयं से नहीं 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 नहीं, इनको लाइट प्रकाशित करे, लेकिन सूर्य क्या खुद से ही प्रकाशित हो रहा है। सूर्य क्या है बच्चों, खुद से ही प्रकाशित हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया, हीट एंड लाइट एंड स्टार, ये सन का है। बात समझ में आई कि नहीं आई। बोले सर ये स्टार क्या सन है, सूर्य एक तारा है, जी हाँ, आज पता लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पता तो लगा कम से कम। ठीक है, ये क्लियर याद रख लोगे इसके बारे में। चलो आओ अब आते हैं पीछे। तो रोटेशन कहाँ हो रहा है, इसका वेस्ट से ईस्ट में हो रहा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा। ठीक है, ये बात आपको बता, सबसे अधिक वलय किसमें है, डेंसिटी किसकी सबसे अधिक है, सबसे गर्म कौन सा है और सबसे ठंडा कौन सा है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। रक्त को जमने में सहायता कर रहा है, रक्त को जमना जरूरी है, जैसे किसी की चोट लग गई, ठीक है, अगर रक्त रुकेगा नहीं, जैसे आप लोगों पढ़ रहे हो पेन से लग गया, कोई आप टेबल पे फोन लेके पढ़ रहे हो, टेबल से पैर फिसल गया, उसमें खून ब्लड निकलने लग गया और ब्लड रुक नहीं रहा, लगातार निकलता जा रहा है, तो बॉडी से ब्लड कम हो जाएगा, फिर हेमरेज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। मतलब ये कि बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी अगर ब्लड नहीं है तो, और साथ साथ रुक रहा है तो ठीक है। अब ब्लड किसके कारण थक्का बनाता है, बात ये आ जाती है, ब्लड किसके कारण थक्का बनाता है, तो ब्लड जो थक्का बना रहा है वो विटामिन के कारण बना रहा है। अगर ब्लड में के नहीं होगा तो ये प्रोटीन्स यकृत से आती है चीज़ें, ये लीवर करता है काम, ध्यान रखना, लीवर से आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लीवर विटामिन के का काम कर रहा होता है वो, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब आगे बात चलते हैं, बात ये तो बात समझ में आई मास्टर जी। अब आगे की चीज़ क्या है, विटामिन, विटामिन बी और सी विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, बाकी जो विटामिन है ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है जी। अब ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये बात यहां से ध्यान रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है बच्चों, विटामिन ए की कमी से हो रहा है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है बच्चों, वेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से हो रहा है मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है वो विटामिन सी की कमी से आती है। और कभी कभी मसूड़ों से खून भी निकलने लग जाता है, मसूड़ों से खून भी निकलने लग जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। विटामिन डी, रिकेट्स, सूखा रोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आओ विटामिन ई, पहले विटामिन के की बात करते हैं। थक्का जमने का काम कौन कर रहा है, विटामिन के कर रही है।
एक्चुअल में बताऊं, विटामिन ई का अभी तक पता ही नहीं लगा है कि इससे कौन सा, क्लियरली वे में नहीं पता है कि कौन सा रोग होता है इससे, क्लियरली वे में नहीं पता, क्लियरली नहीं पता इनसे कौन सा रोग होता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी से के। ठीक है, आओ आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से सर्वग्राह्यता प्राप्त है, मतलब इनको सब ले सकते हैं। जैसे हमने ब्लड के बारे में देखते हैं ना, ब्लड में सर्वग्राह्यता कौन है, ऐसे करके अपन लोग देखते हैं। अब मैं आपको इतना बता देता हूँ यहाँ से, बैंक ड्राफ्ट क्या होती है, एक एक करके पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट क्या आती है, चेक के सेशन, मैंने कहा कि कोई चीज़ ड्राफ्ट कर दी मैंने, तो मैं हर जगह थोड़ी ना लेके जा सकता हूँ। मुझे कहीं किराना की दुकान पे जाना है, दूध लेने जाना है, तो हर जगह ये थोड़ी ना बोलूँ तो बैंक ड्राफ्ट ले ले, या तुम इसको मैं चेक बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं बोलता हूँ चेक ले ले। बोला भाई इतना अमीर थोड़ी ना तो चेक देगा मेरे को, 10-20 रुपये वैसे ही दे दे। हर बंदा एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं करेगा। बैंक ड्राफ्ट को हर बंदा एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं करेगा। आगे चलते हैं, विनिमय बिल, एक्सचेंज बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको भी हर बंदा एक्सचेंज वो नहीं करेगा भैया, एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं करेगा, इसको भी नहीं, सेम कंडीशन है दोनों की। अब चलते हैं आगे, डेबिट कार्ड। डेबिट एक कार्ड दो टाइप से हैं, जैसे मैं एक बोलूँ डेबिट कार्ड, एक है क्रेडिट कार्ड, दोनों के बारे में आप जानते हैं। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को सीधी सी भाषा में बात करूं तो वो है एटीएम। क्या है बच्चों? एटीएम। डेबिट कार्ड में पहले पैसे डालने पड़ते हैं तब निकालने पड़ते हैं, और क्रेडिट कार्ड में के पहले पैसे होते हैं, निकाल लेते हैं, फिर उन्हें चुकाते रहते हैं, ये होता है। तो हर जगह डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं क्या? किराने वाले फिर अगेन वहीं गए, बोला भाई मेरे पास डेबिट कार्ड है, बोला तू घर ही ले जा इस डेबिट कार्ड को, तो पैसे दे जा मेरे को। वो गुस्से में और बात करेगा तुमसे, बोला भाई अमीर तू यहाँ मत आया कर इधर, तो आपसे वो गुस्से में भी बात करेगा, भैया तू ये मत लेके आना। तो हर जगह ये यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। विनिमय बिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बैंक ड्राफ्ट हो रहा है कि नहीं? लेकिन मनी, पैसा, आप पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मनी को क्या कर सकते हैं? हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे आप दूध की वाले की दुकान में चले जाओ या मॉल में चले जाओ, अगर आप कैश से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सारे बंदे बोलेंगे भैया हाँ ठीक है आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी आंसर। आ जाओ आगे चलते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई क्या है? पाकिस्तान के देश संबंध में क्या है आईएसआई? तो हमें तो लगा तो ये तालिबानी संगठन ही होगा, इस्लामिक संगठन ही होगा, आतंकवादी संगठन ही होगा। हमारे माइंड में सबसे पहले यही आ जाता है कि नाम पाकिस्तान सुनते ही ऐसा मन में आ जाता है कि भैया कुछ महान ही काम किया होगा इसने। चलो है क्या, मैं बात करता हूँ आपसे और बताता हूँ आईएसआई है क्या। एक्चुअली में आईएसआई फीलिंग तो आतंकवादी संगठन की आ रही है, बट ऐसा है नहीं, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। पाकिस्तान की क्या है बच्चों? ये खुफिया एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है ना, उसी तरीके से पाकिस्तान, टाइगर मूवी देखी है, टाइगर जिंदा है, वो वाली मूवी देख लेना, उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसका इस्टेब्लिश जो होता है वो 1948 में होता है बच्चों। कब बनता है? 1948 में ये बन जाता है। कौन? पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान क्या आईएसआई बन जाती है। आईएसआई बनते इसकी आईएसआई बन गया, बोलो बात सही है सर। आईएसआई का जो अभी चीफ है वो है अंजुम नहीं, नदीम अंजुम है, पूरा नाम लिखिए, नदीम अंजुम साहब हैं। ठीक है, अब नदीम अंजुम बस ठीक है, आईएसआई देखा, 1948 देखा। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? तो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में, ठीक। कैपिटल भी है पाकिस्तान की। इसके जो चीफ हैं, मैंने अभी नाम बताया उनका, नदीम अंजुम है। अब नदीम अंजुम चीफ हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? वहाँ के प्रधानमंत्री साहब, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसकी कौन करते हैं? इसको अपॉइंट करते हैं। किसको कर रहे हैं अपॉइंट? तो हम इसको किसको अपॉइंट कर रहे हैं? ये चीफ को, आईएसआई के। अब आईएसआई के नाम पे हम क्या क्या कर रहे हैं वो आपको समझाता हूँ। कभी आपको बहुत सारे लोगों का आपने स्पीच सुना होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ एंकर से आपने ये चीज़ सुनी होगी, पाकिस्तान को पता ही नहीं कि कौन सा देश चला रहा है। कैसे सर? आर्मी, वहाँ की सेना चला रही है,
या तालिबान चला रहा है या वहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं वो चला रही हैं। अभी में जो करंट में वहाँ के प्रधानमंत्री साहब हैं वो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के भाई साहब, छोटे भाई शहबाज शरीफ। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे इमरान खान साहब, घबराना नहीं है, इमरान खान साहब। अभी एक मैं आपको अभी की लेटेस्ट घटना बताता हूँ। इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने सीधा सीधा शहबाज शरीफ की सरकार को बोल दिया, भैया देख सुन मेरी बात, अगर तूने विद इन 15 डेज इमरान खान को रिहा नहीं किया तो पूरे पाकिस्तान को जला देंगे। वो जला भी सकते हैं। जिस देश का, जिस कंट्री का कोई वजूद नहीं है, जो घुसपैठियों हों, उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटम दे दिया गया है इमरान खान साहब, ध्यान रख लेना इनका। और आने वाले, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वीडियो को सेव कर लेना, आने वाले 15 डेज़ के अंदर, 15 तो मैं ज़्यादा बोलूँ, 10 डेज़ में कुछ पाकिस्तान में बड़ा होने वाला है। वो कैसे भी होता है, पॉलिटिकल हो सकता है, आर्मी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, या लोकल लाइफ में हो सकता है, कुछ भी किसी भी चीज़ में हो सकता है। यहाँ पे होने वाला है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब समझ में आई ISI कौन है। अब भारत में कौन काम कर रहा है? भारत में काम कर रही है भैया रॉ, इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है वो, उसका नाम क्या है? इंडिया में जो रॉ, इंडिया में जो नाम है उसका रॉ है। CIA कहाँ की है बच्चों? सोचिए, जब तक मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मोसाद कहाँ की है बच्चों? और MI। CIA है अमेरिका की बच्चों, CIA कहाँ की है बच्चों? अमेरिका की है। मोसाद कहाँ की है बच्चों? इजराइल की है। ठीक है, MI कहाँ की है बच्चों? UK की है। ये देखो, ये सारी कंट्रीज अपन को याद रखनी है। और ISI तो हमने पढ़ा ही है, तो ISI कहाँ की है बच्चों? अभी पाकिस्तान की है। तो अब पता लग गया क्या चीज़ अपन डिस्कस कर रहे थे। आओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ISI की फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो कहाँ पे ये सारी चीज़ अपन को पता लग गई हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी भारत में किस विद्या के विशेषज्ञ थे? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो ऐसे सोचते हैं ना, मेडिकल में हम आगे थे, हम एजुकेशन में आगे थे, हम हमारे वाले जो डोकरे थे ना भाई, डोकरे बहुत सालों पहले आगे निकल चुके हैं, हजारों साल पहले। जैसे आपने एक चरक संहिता देखी होगी, कनिष्क के दरबार में थे चरक साहब। और चरक साहब वह व्यक्ति थे जिन्होंने, अब मेडिसिन का एक फादर कहे जाते हैं। ठीक है, कौन? चरक साहब। चरक संहिता, चरक संहिता जिस व्यक्ति ने लिखी है उनका नाम है चरक साहब। चरक किस क्षेत्र में लिखी थी? मेडिसिन में लिखी थी भैया। किस क्षेत्र में लिखी थी इन्होंने? मेडिसिन में। और चरक साहब दरबार में किसके में रहते थे? कनिष्क। कनिष्क को भाई हल्के मत लेना, ये कुषाण राजवंश के बहुत प्रभावशाली राजा रहे हैं, बहुत शक्तिशाली। कुषाण राजवंश से बिलोंग करते थे कनिष्क, वहीं के एकदम ऐसे बोल सकते हैं वास्तविक जो कुषाण वंश के संस्थापक हैं वो कनिष्क ही हैं। चरक साहब रहते थे। एक नाम लिया मैंने अभी आपको, धन्वंतरी। क्या नाम लिया बच्चों? धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या? देवों के चिकित्सक कहे जाते थे। धन्वंतरी कौन थे बच्चों? देवों के समर्थक कहे जाते थे। धन्वंतरी देवों के चिकित्सक कहे जाते थे। देवों के चिकित्सक, देवराज इंद्र का नाम सुना है? उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देवों के चिकित्सक कहे जाते थे ये, देवों के चिकित्सक। अब देवों के चिकित्सक कहे जाते थे, ये तो बात समझ में आती। ये भगवान विष्णु का अवतार माने जाते थे, भगवान विष्णु का अवतार। ठीक है, एक और नाम अभी डिस्कस किया लास्ट में, क्या था? सुश्रुत। सुश्रुत जो हैं शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। शल्य चिकित्सा के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तीनों लोग जो हैं वो किससे संबंधित हैं बच्चों? तीनों जो लोग संबंधित हैं वो संबंधित हैं मेडिसिन से, चिकित्सा से। तो यही हमारा आंसर है। ऐसे महान लोग हमारे पूर्वज रहे हैं और हम अपनी चीज़ों को ही खुद भूलते जा रहे हैं। ऐसे महान लोग कौन रहे हैं? हमारे पूर्वज रहे हैं, और जिनको हम क्या करते हैं बच्चों? भूल जाते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, चिकित्सक से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के गिरने से परिक्षेपण की प्रक्रिया
वर्ण क्रम बनाती है लघुत्तम तरंग दैर्घ्य वाली। अगर आपने टॉपिक थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य ये इनवर्स चलता है परिक्षेपण के। अगर ये लघुत्तम मतलब कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है। अगर जो अपरिवर्तन रहेगा, जो भी परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, पूर्ण तरीके से अपरिवर्तित रहेगा, ये पूर्णतः अपरिवर्तित रहेगा। अब देख लो ऑप्शन कहाँ है, क्या है ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब प्रकाश की किरण सफेद होती है। प्रकाश की किरण कैसे होती है बच्चों, सफेद होती है। प्रकाश की किरण कैसे होती है, सफेद होती है। जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसमें कलरों में विभाजित हो जाती है, 7 कलरों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम रेनबो के नाम से या विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय कार्यकलाप है। तृतीय कार्यकलाप से मतलब क्या है कि भारतीय बिजनेस की मैं अगर बात करूँ 3 श्रेणियों में अपन बांट के चलते हैं। बिजनेस, हमारे जो बिजनेस है उन्हें कितनी श्रेणियों में बांट के चलते हैं, हम 3 श्रेणियों में बांट के चलते हैं। कैसे, पहला मैंने लिखा बच्चों प्राइमरी, पहला क्या लिखा मैंने, प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक। क्या बच्चों, प्राथमिक। प्राथमिक से वो चीजें आती हैं जो जिसमें कृषि से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है और मत्स्य पालन से संबंधित है। बात समझ में आई कि नहीं है, चलो आगे चलते हैं। एक आता है बच्चों सेकेंडरी। सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक। अब द्वितीयक में कौन से आते हैं बच्चों, व्यापार, ट्रेडिंग से संबंधित आते हैं, व्यापार, विनिर्माण जैसे अपन बोल सकते हैं। इसको विनिर्माण का नाम देंगे अपन लोग, मैन्युफैक्चरिंग। किसका नाम दिया अपन ने, विनिर्माण का नाम दिया। ठीक है ना, आओ आगे चलते हैं। एक आता है टर्टियरी, जब ये आपके एग्जाम अपने इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, जिसको बोलते हैं हम तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक में क्या आता है बच्चों, व्यापार आता है। कैसे, आप समझो, अब है कहानी समझने की। अब जो मुद्दा आता है अपना समझने का मुद्दा है, वो मुद्दे में क्या बात करेंगे अपन, वो देखो। जैसे अपन ने गन्ना उगा दिया बच्चों, क्या उगा दिया, गन्ना उगा दिया। गन्ना विनिर्माण से क्या बन गई, चीनी बन गई। क्या बन गई, चीनी। अब चीनी को मार्केट में पहुंचाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो गन्ना है वो तो प्राथमिक है, चीनी है वो द्वितीयक है, और फाइनल डेस्टिनेशन पे व्यापार जब पहुंचाएगा लास्ट कंज्यूमर को, और लास्ट कंज्यूमर को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, लास्ट कंज्यूमर को तृतीयक कर रहा है। तो अभी हमसे पूछा गया है तृतीयक, तो तृतीयक में कौन आ रहा है बच्चों, व्यापार। तृतीयक में कौन सा आ रहा है, व्यापार। तो ऑप्शन में देखो व्यापार है या नहीं है, देख लो भैया ढंग से, है तो लगा दो ट्रेडिंग। और ये किस में आएगा, वीविंग, सेकेंडरी में आएगा। ये किस में आएगा, ये सेकेंडरी में आएगा। विनिर्माण भी किस में आएगा बच्चों, सेकेंडरी में आएगा। और कृषि भी किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। और ये किस में आएगा, टर्टियरी में आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या, तृतीयक में आएगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो आओ, आंसर ये हो गया होगा क्लियर वे में, आ जाओ आगे चलते हैं। लाल मृदा का जो वर्ण है वो लाल क्यों होता है। जो लाल मिट्टी है, रेड मिट्टी जो है, उसका कलर लाल क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, लाल मिट्टी, पहले तो इधर मैं नेक्स्ट पे बता देता हूं। लाल मिट्टी की खासियत क्या है बच्चों, वो ध्यान रखना आप लोग। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। आयरन ऑक्साइड, आयरन अयस्क भी बोल सकते हो आप। आयरन के कारण, आप सीधा सीधा याद रखो। लाल रंग मिट्टी का जो लाल रंग रहता है वो आयरन के कारण लाल रंग रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आयरन के कारण लाल रंग रहता है। अब दूसरी चीज के बारे में याद रखनी है, वो देखो। आयरन के कारण लाल रंग है। आयरन, जो लाल मिट्टी है ना, उसमें पानी सूखने की क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी में पानी सूखने की क्षमता कम होती है। पानी सूखने की क्षमता
सोखने की क्षमता कम होती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं आओ। अब इसी के कारण कैसी है, ये अनुपजाऊ है बच्चों। ये कैसी है, अनुपजाऊ है। कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये रहा, आयरन के कारण। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, आ जाओ। तो लौह यौगिक के कारण। क्लियर है, तो आंसर हमारा मिल गया होगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक बाह्य कार्य आच्छादन का आवर्तीय निर्मोचन नहीं होता? तो एक वर्ड आया निर्मोचन। ठीक है, मोल्टिंग, पीरियोडिक मोल्टिंग, समय के अनुसार मोल्टिंग किस में होता है वो देखते हैं, आइए। सबसे पहला वर्ड है निर्मोचन। क्या होता है, मोल्टिंग क्या होता है? आपने सांप को देखा है? सांप को, सांप जब स्नेक जो होता है, कोई सा भी सांप ले लीजिए, सांप जो होता है ना सर्दियों के टाइम पे एक क्या होता है, अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है। एक क्या करता है, जो लेयर चढ़ा लेता है और फिर उसे धीरे धीरे उतारता है। उस लेयर को बोलते हैं, उस स्किन है, लेयर को भी आप छोड़ दीजिए, थोड़ा अपने की बात करते हैं। हमारे इंसानों की क्या होती है, जो स्किन है ना कभी कभी उतरने लग जाती है, हम बोलते हैं नई स्किन आ रही है, नई त्वचा आ रही है। तो इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं हम निर्मोचन की प्रक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्मोचन। कि जैसे जैसे सांप है, सांप की जो ऊपर की परत है वो उतर जाती है, प्लास्टिक के टाइप या पॉलीथीन के टाइप उतरती है, बाद में वो छोड़ देता है। अब क्या बोलते हैं, अरे ये तो सांप की अंश है या सांप की स्किन है। तो उस प्रक्रिया को निर्मोचन बोलते हैं। सांप में होता है ये, ठीक है। ये जो होता है तिलचट्टा में होता है, कोबरा में, मतलब कोबरा और सांप का ही टाइप हो गया। अब ये पूछा गया है कि निर्मोचन की जो प्रक्रिया किस जीव में नहीं होती, तो ये केंचुओं में, अर्थवर्म में नहीं होती है। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे स्नेक है बच्चों, मैं नाम किसका ले रहा हूँ यहाँ पे, स्नेक का। ठीक है, सांप के ऊपर, जैसे ये सांप है, अब ये सांप जो है इसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ जाती है बच्चों, एक लेयर चढ़ जाती है ऐसे करके। अब जब ये लेयर सर्दियों में होती है ना तो उतर जाती है, सर्दियों की गर्मियों में जब आती है तो उतर जाती है। इसी को जिस लेयर जो उतरेगी ना इसको बोलेंगे निर्मोचन। और निर्मोचन की प्रक्रिया किस में नहीं होती है, तो वो नहीं होती है, वो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तिलचट्टा में होती है बच्चों, होती है, ऐसे करो इसको। कोबरा, सांप तो मैं नाम लिया ही लिया हूं। और ड्रैगन यानी व्याध चंद्र में भी होती है। नहीं होती है तो किस में होती, नहीं होती है, केंचुआ। केंचुआ क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है। केंचुआ क्या करता है, अपने आप को डेवलप करने का काम कर रहा होता है। केंचुआ क्या कर रहा होता है, अपने आप को डेवलप करने का काम करता है, अपने आप को स्वयं डेवलप कर लेता है। तो इसमें निर्मोचन की कोई आवश्यकता अर्थवर्म्स में नहीं होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। जब चूना पत्थर के एक टुकड़े को पानी से भरे जार में डाला जाता है तो उसमें बबल्स आते हैं, उसमें बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूंगा। तो किस कारण से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कारण होते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या ऊपर क्या होता है, बबल्स आते रहते हैं। जोर से उसे सेक कर देते तभी भी बबल्स आते रहते हैं। तो अब इसका मीनिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा होता है। क्या मिलाने पर हल्दी तत्काल रंगहीन हो जाएगी? हल्दी मिलाने पर, ठीक है, क्या होगा, हल्दी एक अम्लीय है बच्चों। हल्दी क्या होती है, एक अम्लीय है। और हल्दी अगर अम्लीय है, मैं कुछ लिख रहा हूं उसको दम से समझना, अम्लीय है बच्चों। ठीक है, हल्दी क्या है, अम्लीय है। और अम्ल है तो इसमें अगर मैं क्षार डाल देता हूं, अब जो इक्वल्स टू बनेगा वो बनेगी उदासीन अभिक्रिया। क्या बनेगी वो, उदासीन अभिक्रिया। अब क्षार का उदाहरण क्या है, यहां पर बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है। क्या है बच्चों, मीठा सोडा है। तो ऑप्शन देखो मीठा सोडा है या नहीं है। ठीक है, आ जाइए। खाने का सोडा, मीठा सोडा, ये रहा। बैंकिंग नहीं है, बेकिंग है, सोडा है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका निर्माण हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो उसमें गोलजिकाएं जो होती है ना वो उत्तरदायी होती हैं। कौन उत्तरदायी होता है बच्चों, गोलजिकाएं होती हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना कि कौन उत्तरदायी बच्चों होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है, गोलजिकाएं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। रेशम के कीट में फेरोमिन प्रेरित करते हैं। फेरोमिन क्या प्रेरित करते हैं वो समझते हैं। तो
रेशम कीट जो सर्वाधिक होता है वो होता है शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर होता है, एक तरीके से प्रोटीन होता है और 95% यही निर्माण करता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, फेरोमोन, फेरोमोन क्या, फेरोमोन जो कर रहा होता है ये करता है नर और मादा, नर और मादा। ठीक है, और नर और मादा जब मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भैया, लैंगिक व्यवहार होता है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक व्यवहार। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का देखेंगे। जो हमारा वायुमंडल है तो उसमें गैसों का किस तरीके से बैलेंस है, क्या रेशो है, ये हमसे पूछा गया है। अब ये रेशो पूछा गया है तो ऑक्सीजन O2, ठीक है, नाइट्रोजन N और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारे मार्केट में यानी वायुमंडल में O2 का जो परसेंटेज होता है वो 20% अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स दिया हुआ था, अप्रॉक्स दिख रहा है। नाइट्रोजन का 78 होता है परसेंटेज और CO2 का रहता है 0.03%। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? 21, 78, 0.03। तो अब ऑप्शन देखो कहाँ है, ये तो है ही नहीं पहला 20, ये तो ऑप्शन ही हट गया, ये दे रखा। ठीक है, 21, 78, ये आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर CO2 0.03। इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आओ अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। डोल भी झारखंड में, बिल्कुल सही बात है, नीचे से स्टार्ट किया अपन ने। विजयनगर कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। वर्णपुर पश्चिम बंगाल। तो नहीं कौन सा है, राउरकेला ओडिशा। राउरकेला जो है वो है राजस्थान में। राउरकेला कहाँ पे है, राजस्थान में है। इनकी मैं कैपिटल सबके एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले अपन राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कैपिटल क्या बच्चों, जयपुर है। एक बच्चों झारखंड दे रखा है, झारखंड की जो कैपिटल वो क्या है बच्चों, रांची है। ठीक है, एक ओडिशा दे रखा है, ओडिशा का क्या है बच्चों, भुवनेश्वर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे दे और कौन से स्टेट दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल दे रखा है और कर्नाटक दे रखा है। वेस्ट बंगाल का भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है बच्चों, कोलकाता है। और कर्नाटक की क्या है बच्चों, बेंगलुरु है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो सभी स्टेटों की कैपिटल हमें याद रखनी है। राजस्थान की याद रखनी है, झारखंड की याद रखनी है, वेस्ट बंगाल की याद रखनी है और उड़ीसा की ध्यान रखनी है और कर्नाटक की भी हमें ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है, मतलब इनमें से यंत्र कौन सा नहीं है। मतलब तीन तो यंत्र होंगे, तीन क्या होंगे, यंत्र होंगे, एक नहीं होगा। प्रिंटर, ये यंत्र होता है कि नहीं होता, प्रिंटर बिल्कुल यंत्र होता है। ठीक है, मशीन टाइप होता है, जिससे प्रिंट निकलता है, जिससे हम इससे क्या होता है, आउटपुट मिलता है हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, एक मशीन है। ठीक है, अब आओ माउस पर। माउस भी तो है एक, आउटपुट भी है, ये मशीन भी है माउस। जैसे कर्सर का यूज कर रहा हूं मैं, जैसे कर्सर होता है ऐसे चलता रहता है, ऐसे तो वो काम करता है। एक कीबोर्ड भी आउटपुट है, सर इनपुट है कीबोर्ड भी। ठीक है, माउस क्या है, ये आउटपुट, माउस भी, प्रिंटर भी आउटपुट, कीबोर्ड भी आउटपुट। लेकिन प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक यंत्र नहीं है। एक क्या है, एक युक्ति नहीं है, ये यंत्र नहीं है बच्चों। ये बात आप याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ये यंत्र नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
हरे पौधे पैदा करते हैं। क्या होता है हरे पौधे में, चलो देखते हैं। मैं एक इमेज बनाता हूँ, उसको आप देखिएगा। जैसे कहा मैंने बच्चों, एक पेड़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक पेड़ बनाया, इधर सन बना दिए, सन से जो चीज़ें आ रही हैं इधर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोल रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, पेड़ जो होता है CO2 तो लेता है और O2 छोड़ता है, ठीक है, ये बैलेंस का काम करता है, CO2 तो ले रहा है, O2 छोड़ रहा है, ठीक है, खाना भी बना रहा है अपने लिए, ठीक है। इसमें 2 उत्तक सहायक होते हैं, एक का नाम तो होता है जाइलम, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, एक रहता है फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या है वो भी देख लेते हैं। फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना, और जाइलम का है जल का कंडक्शन करना, वाटर का कंडक्शन करना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी जो हो रही है ये ऑर्गेनिक घटना है। ये कैसी घटना है, ऑर्गेनिक घटना है। हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, यानी कि कार्बनिक। तो हमारा देखना ऑर्गेनिक आंसर है या नहीं कहीं पर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा सी, ये लो भैया। तो आंसर मिल गया क्या सभी बच्चों को, सी हो गया। चलो आगे चलते हैं। रेडक्लिफ लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन। रेडक्लिफ लाइन जो है वो किसके बीच सीमा निर्धारित करती है, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। हमसे पूछा गया तो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं है। चलो 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर लाइन दैट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये बॉर्डर लाइन जो होती है 17 अगस्त 1947 को अलग करता है बच्चों। कब करता है, 17 अगस्त को ये अलग करता है, ठीक है। तो रेडक्लिफ ये अपन ने खींच दी। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है बच्चों, ये रेडक्लिफ रेखा है। ये क्या है बच्चों, रेडक्लिफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे चलते हैं। भारत और चीन के मध्य कौन सी है, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 39, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी है, कनाडा 49 और 39। अब आती है एक और आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है भारत और किसके बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बताओ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, अरे 38 है बच्चों, मैंने ये गलत लिख दिया, 38 है, 49 नहीं, 39 नहीं, 38 है, ठीक है ना। वो प्रोनाउंस गलत कर दिया मैंने, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आओ, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, मुख्य निर्वाचन परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ जी ये सही बात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, सी आंसर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर। और हमारे अभी करंट में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, राजीव, मिस्टर राजीव, ठीक है। ये बात इनके बारे में ध्यान रखनी है। हमारे देश की राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आओ नेक्स्ट चलते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व विकास जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है बच्चों। विश्व विकास जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1944 में हुई है, 1944 में हुई है, वॉशिंगटन DC में हुई है। इसके मेंबर हैं 186। 1944 में क्या है बच्चों, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। वॉशिंगटन DC में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने हैं अपनी, मेंबर कितने अभी 186 हैं। 1944 वॉशिंगटन 186। अब आती है वॉशिंगटन DC है कहाँ पर,
तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और जो विश्व की विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित कर रहा होता है वो कौन करता है? वो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक बच्चों करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछूं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है इसका, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पर, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? ये है अमेरिका में। ठीक है, एक और आपको याद रखना है, डब्ल्यूटीओ यूएनओ के अलावा एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? फिलीपींस में है। बात समझ में आई कि नहीं? एडीबी का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएनओ अमेरिका न्यूयॉर्क, सिटी का नाम भी याद रख लो, सिटी ज़्यादातर पूछी जाती है आपसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, विश्व बैंक है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, रेशम कीट पालक से है, उद्यान यानी कि हम इसे बागानी फसलें भी बोल देते हैं, बागवानी। ठीक है, अंगूरों से है या मछली उत्पादन से? तो हॉर्टिकल्चर जो रिलेट करता है वो उद्यान यानी बागवानी फसलों से करता है। ठीक है, आओ। भूरी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? चमड़ा से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़े से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा भी लिख लेना इसमें, झींगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है रिलेटेड। ठीक है जी, गोल्डन रेवोल्यूशन याद रखना आप सारे बच्चे। ठीक है, आओ। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का जो आविष्कार होता है भैया लेविस वाटरमैन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लेविस वाटरमैन के द्वारा किया जाता है। ये वाटरमैन साहब जो थे न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। न्यूयॉर्क के पास एक जगह है डिकॉट नाम से, वहाँ के ये रहने वाले थे। ये जिंदगी में मात्र 5 साल तक ही स्कूल गए थे, मतलब 10th क्वालिफाई भी नहीं थे, आप ऐसे मोटा मोटी इनको कह सकते हो। ठीक है, जो इस बंदा 5 साल स्कूल गया हो उसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लेविस वाटरमैन। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। वन एमंगस द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो जो निर्णय लेने का काम करता है वो आरबीआई करता है भैया। भारत में मॉनेटरी को लेकर जो डिसीजन लेता है वो आरबीआई लेता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और सभी बैंकों पर निगरानी रखने का काम भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। भारत के वित्त मंत्री कौन है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब आरबीआई की तरफ चलते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तब इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ था? कलकत्ता में था। कलकत्ता किसकी कैपिटल है भैया अभी करंट में? वेस्ट बंगाल की है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कलकत्ता बसा हुआ है भैया हुगली नदी के किनारे पर। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हेडक्वार्टर कलकत्ता, हुगली नदी है, वेस्ट बंगाल है, 1 अप्रैल। अब जब 1937 आता है तो इसकी राजधानी हेडक्वार्टर बन जाता है मुंबई। और अभी करंट में कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है बच्चों। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। और मुंबई को 7 आइसलैंड सिटी भी कहा जाता है। 7 आइसलैंड सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 7 माउंटेन सिटी कौन सी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये अलग आंसर होगा। मुंबई नहीं होगा, इतना मैं बता देता हूँ। 7 माउंटेन सिटी, 7 पर्वतों का शहर।
बात समझ में आई कि नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपने बताना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या कारण है, चलो देखते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ईस्टर्न वेस्टर्न के बारे में, अब यहां बता रहा हूं ईस्ट नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है आपको। अब बेटा देखो, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब पहले मैं, अभी ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी गर्मी में अब गर्मी जो चल रही है, गर्मियां जो चल रही हैं, ग्रीष्मकालीन जो समय चल रहा है उसमें बारिश कैसे हो रही है हमारे भारत में, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो मैंने कहा ये अरब सागर है, मैंने क्या कहा, ये अरब सागर, अरेबियन सी जिसको बोलते हैं। ये है वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। अब ग्रीष्मकालीन में जो मानसून चल रहे होते हैं वो देखो कैसे चलते हैं, साउथ से चलते हैं, ऐसे करके देखो साउथ से चल रहे होते हैं। अब साउथ इंडिया से जब चल रहे होते हैं तो इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है, साउथ और वेस्ट, इसको काउंट क्या करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। लेकिन ठीक जब सर्दियां आएंगी तो ये मानसून थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हट जाएगा। और कैसे हटेगा वो देखने वाली बात होगी। ये जब आएगा नॉर्थ और ईस्ट से आएगा, जब नॉर्थ और ईस्ट से आएगा। और अभी जब ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, यानी गर्मियां जो चल रही हैं, अभी कहां से आ रहा है, वेस्ट एंड साउथ से आ रहा है। और जब शीतकालीन समय आएगा तो नॉर्थ और ईस्ट से आएगा। किससे आएगा, नॉर्थ और ईस्ट से। अब चेन्नई, यानी तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो यहाँ पे जो बारिश होगी बच्चों, यहाँ पे जो बारिश होगी किन मानसूनों से होगी, नॉर्थ और ईस्ट से होगी। अब ऑप्शन में देख लेते हैं नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे, ठीक है, आओ ऑप्शन में चलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट देखते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न से है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट देख लीजिए। अब ये रहा नॉर्थ और ईस्ट कहाँ पे भैया, सी ऑप्शन में है, तो आंसर लगा दीजिए। नॉर्थ और ईस्ट मानसून से बारिश होगी, ये बात ध्यान रखना, यानी उत्तरी और पूर्वी मानसून से यहाँ पर बारिश होगी। ये याद रखने वाला पॉइंट है बच्चों। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होंगी, उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे बारिश होगी। और सर गर्मियों के टाइम में आपको बता चुका हूँ कहाँ से बारिश होगी। और तमिलनाडु की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चर्चा का विषय रहता है। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है उसका नाम है चेन्नई, ठीक है। लैंग्वेज भी अभी मैंने बताई थी, तो लैंग्वेज तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो अब बात करते हैं आईने अकबरी में आईने दहशाला आती है। आईने अकबरी के बाद आईने दहशाला, ये रेवेन्यू सिस्टम होता है बच्चों। आईने दहशाला ये क्या होता है, तो ये रेवेन्यू सिस्टम होता है। रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, वो अकबर, ठीक है। अकबर की रेवेन्यू सिस्टम जो मेंटेन कर रहा होता है वो राजा टोडरमल होते हैं, राजा टोडरमल होते हैं। ये क्या करते हैं, 10 ईयर का एवरेज लगाते हैं, और जो भी 10 ईयर्स में इनकम हुई है उसका 1/3 राजा को देना होता है। यह क्या थी, आईने दहशाला थी। राजा टोडरमल इसको संभाल रहे थे। अब अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर कौन था, अकबर मुगल सल्तनत का थर्ड किंग था। मुगल में सबसे पहला जो राजा आता है वो बाबर आता है, उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है, और हुमायूं का बेटा कौन आता है भैया, हुमायूं का बेटा होता है अकबर। अकबर का जो नाम होता है वो होता है जलाल। अकबर का नाम एक्चुअल में क्या होता है, जलाल। अकबर जो व्यक्ति होता है 1542 में इसका जन्म होता है, ठीक है। 1556 में राजा बनता है, यानी 14 वर्ष की आयु में राजा बनता है। और 14 वर्ष की आयु में भारत का एक अनपढ़ राजा बनता है। अनपढ़ होता है वो जो अकबर जो होता है वो कैसा होता है, अनपढ़ राजा होता है। 14 साल की उम्र में राजा बनता है। 1556 में जो हुमायूं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसने आगरा का किला बनवाया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्या बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था। आगरा शहर की बात नहीं की है मैंने, आगरे के किले की बात की है। आगरा के किले का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया था उसका नाम है अकबर। अगर बात आ जाए कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो आगरा के जो शहर है, आगरा शहर का जो निर्माण करवाया वो सिकंदर लोदी ने 1504 में करवाया था। सिकंदर लोदी ने कब करवाया था भैया, तो 1504 में करवाया था। बात समझ में आई कि नहीं आई, सिकंदर लोदी ने 1504 में करवाया था। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अकबर की असफल राजधानी किसे कहा जाता है, तो अकबर की जो असफल राजधानी होती है, अकबर की असफल राजधानी होती है बच्चों, वो होती है फतेहपुर सीकरी। और वो गुजरात विजय के बाद इसको बसाता है। अकबर की
असफल राजधानी अकबर की असफल राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर की असफल राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। और फतेहपुर सीकरी किस विजय के बाद बसाया था? तो ये बसाया था भैया गुजरात विजय के पश्चात। गुजरात विजय के पश्चात ये बसाया था। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अकबर के बाद इसका बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के समय को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ये कहानी होती है बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमें याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल, राजा टोडरमल। तो आंसर क्या है बच्चों अपना? राजा टोडरमल साहब। ठीक है। अब इसके अलावा भूमि के बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है बच्चों। क्या रखनी है कि पोलाज किसको बोलते हैं? आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छी जमीन को अकबर के टाइम पर अच्छी जो जमीन हुआ करती थी ना, उसको पोलाज बोला जाता था। अच्छी जो जमीन हुआ करती थी, अच्छी उपजाऊ जमीन, उसको क्या बोलते थे बच्चों? अकबर के समय पर पोलाज बोलते थे। बोलो पोलाज क्या है? पोलाज से मतलब हमारा क्या था? तो पोलाज वह भूमि थी जो उपजाऊ हुआ करती थी। परौती और चचर। परौती क्या होती थी? जिसमें 1 वर्ष के बाद खेती की जाती थी। परौती 1 वर्ष के बाद खेती की जाती थी। 1 वर्ष के पश्चात खेती की जाती थी। 1 वर्ष के पश्चात खेती की जाती थी। इसको क्या बोलते थे? परौती। एक थी चाचर या चचार। एक क्या होती थी बच्चों? चचर होती थी जो 3 वर्ष के लिए बंजर रखी जाती थी। चचर जो होती थी, ये चाचर जिसको बोलते हैं, 3 वर्ष के लिए बंजर रखी जाती। 3 वर्ष के बाद खेती होती थी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, 3 वर्ष के लिए बंजर रखी जाती थी। बंजर रखी जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी बताइए आप लोग। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर मिल गया राजा टोडरमल। ठीक है। ये अकबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं निम्नलिखित में पादप गृह पौधा घर प्रवाह में कौन सर्वाधिक योगदान करता है? तो सर्वाधिक जो योगदान करता है वो कौन करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, या मीथेन करती है, या नाइट्रस ऑक्साइड करती है, जलवाष्प करती है? जो सबसे ज्यादा योगदान जो करती है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आता है? मीथेन का। इसके बाद नंबर किसका आता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद जलवाष्प का। तो अगर आपको नंबर दिए सबसे ज़्यादा यूज CO2, दूसरे नंबर मीथेन, तीसरा नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा नंबर जलवाष्प। तो ये बात इनका क्रम जरूर याद रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। जैसे मैंने कहा चूना पत्थर। मैंने क्या कहा? चूना पत्थर। चूना पत्थर का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर को एक नाम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पानी को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, और भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये देखो ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है। ए में सेकंड आएगा। ए में इसमें तो ये आ गया, ये तो कट हो गया। इसमें आओ, ए सेकंड आ रहा है तो इसमें भी 3 में आ रहा है। आगे चलते हैं। सेकंड में भी ए आ रहा है तो सेकंड में ये कट हो गया, सेकंड में ये भी कट हो गया। ये गाड़ी 3 तो ऑप्शन कट हो गए, तो बचा कौन सा हमारा? चौथा आंसर। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाओ। परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन का कारण होता है। जब परमाणु विस्फोट होता है तो ऊर्जा में जो विमोचन होता है वो किस वजह से होता है? रासायनिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में, या द्रव्यमान का ऊर्जा में? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या है? सी। तो द्रव्यमान में क्या याद रखना है हमें? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक ये बताओ पहले तो। केजी में होता है। ठीक है। और ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का रहता है जूल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। विदित है कि वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ है। निम्नलिखित परतों में से किस पर एक हीलियम गैस की संयोजन की प्रतिशत
अधिकतम रहती है, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है ना। आओ मैं आपको मंडल के बारे में बताता हूँ, मतलब वायुमंडल के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। अब सबसे जो रहता है, सबसे नीचे जो रहता है वो कौन सा मंडल रहता है, सोममंडल रहता है बच्चों। कौन सा मंडल रहता है, सोममंडल रहता है। इसके ऊपर कौन सा रहता है बच्चों, समताप। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, इसके ऊपर होता है समताप मंडल। इसके ऊपर कौन सा होता है भैया, मध्य मंडल। ठीक है, इसके ऊपर होता है बच्चों आयन मंडल। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, आयन मंडल। इसके ऊपर होता है बाह्य मंडल। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सोममंडल जो वह मंडल है जो हम वायुमंडल जिसमें देख रहे होते हैं, हम आसानी से चीजों को देख पा रहे हैं। ये क्या है बच्चों, वायुमंडल है जिसमें। ठीक है, अब आओ यहां पर कि 165 मीटर ऊंचा जाने पर, 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बिब्लियोफाइल सेंटर है। जैसे जैसे मैं ऊपर गया 165 मीटर, तो 165 जैसे मैं ऊपर गया तो ऊपर जाने पर मेरा जो वो टेम्परेचर होगा, वहाँ पर हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो 1 डिग्री कम मिलेगा। सपोज करो यहाँ 25 है तो 165 ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, 24 बच्चों हो जाएगा। फिर आता है समताप मंडल। ठीक है, जैसे नाम से लगा समताप मंडल, तो यहाँ ओजोन परत पाई जाती है बच्चों। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओजोन परत के बाद ठीक है मध्य मंडल होता है, यहाँ लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, और एक होता है आयन मंडल जिसमें रेडियो तरंगे या सैटेलाइट पाया जाता है। रेडियो तरंगे या सैटेलाइट चीजें यहाँ पे होती हैं। और बाह्य मंडल में रहती है बाकी की, हीलियम जिसको बोलते हैं। और मार्केट में यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा हीलियम ही है। ठीक है, तो हीलियम किसमें मिल रही है अपन को, बाह्य मंडल में। आंसर देखो है क्या, वायुमंडल, ये रहा। वायुमंडल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सोस्फीयर, निम्न में से कौन सा शब्द है जो शेयर मार्केट की शब्दावली से संबंधित नहीं है। यह हमको बताना है कि निम्न में से बताना है कि कौन सा शब्द है जो शेयर मार्केट की शब्दावली से संबंधित नहीं है। सबसे पहला आया स्टॉक लॉट। स्टॉक लॉट का मतलब होता है बहुत सारे शेयरों का समूह होना। जैसे कोई शेयर है, रिलायंस के शेयर हैं बहुत सारे, टाटा के समूह हैं, टाटा के शेयर हैं, ठीक है, अमेजोन के शेयर हैं। ऐसे ही करके जो शेयरों का समूह होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक लॉट। एक होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कहीं जब जॉब कोई लेने जाता है तो वो एक अपना रिज्यूम लेके जाता है, बताता है मेरे अंदर ये क्वालिटी है। जैसे जब कोई कंपनी शेयर बेचने जाती है तो शेयरों की क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी लिखी रहती है, जिसको हम बोलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। जो जानकारी देता है कि क्या जानकारी दे रहा होता है, कि जो जानकारी क्या दे रहा होता है बच्चों, जानकारी में ये होता है कि इस शेयर की वैल्यू क्या है, कैसे अपन इसको खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है राइट इशू। ठीक है, अब एक आपने आईपीएल का वो देखा होगा ऑक्शन, उसमें राइट टू प्ले एक ऑप्शन होता है कि अपने खिलाड़ी को हम वापस ले सकते हैं। सेम उससे मिलता जुलता ये भी होता है। और एक होता है केवाईसी। ये केवाईसी जो होता है ये संबंधित नहीं होता है। ये शेयर मार्केट से संबंधित, ये और ये तीनों शेयर मार्केट से संबंधित है, लेकिन डी ऑप्शन केवाईसी शेयर मार्केट से संबंध नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आओ ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो प्रारंभ होता है वो 12 अप्रैल 2005 को होता है। 12 अप्रैल 2005 को जब प्रारंभ होता है तो इसमें यह लक्ष्य रखा जाता है जो ग्रामीण लोग हैं उनको सस्ती दरों पर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे आज के टाइम की मैं बात करूं, चिरंजीवी और भामाशाह जो योजना है, ठीक, कौन सी योजना है बच्चों, एक चिरंजीवी योजना है, ठीक है, आयुष्मान भी है और भामाशाह नाम भी तो आप दो याद रखना। आज के टाइम की जो दो योजनाएं चल रही हैं, चिरंजीवी और आयुष्मान, उसी से संबंधित रखता हुआ 12 अप्रैल 2005 को गवर्नमेंट क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में शुरू करती है, जिससे कि गरीब लोगों को कम दर पर अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकते हैं। गरीब लोगों को कम दर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, अच्छी स्वास्थ्य
सुविधाएं मिल सकें। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका टारगेट था, जो प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, और इसका टारगेट था गरीब लोगों को कम दरों पर स्वास्थ्य में सुधार करना। IMF के परिणाम किसका था? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन होता है IMF, उसका ही परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एयरबस के सहयोग से किस संस्था ने नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? हमारा देखते हैं आंसर हो जाता है ए, लेकिन ये गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किया है। किसने किया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये आंसर नहीं है, कहीं बच्चे इसको लगा लें। पुडुचेरी के 25वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली है? के कैलाशनाथन ने ली है भाई। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं राजस्थान के। ये कहाँ के भैया? राजस्थान के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को से निपटने के लिए शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस में किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। गुटिरिट्टा ग्रोनचोरावो कोचरेवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बुल्गारिया का नियुक्त किया गया बच्चों। किसका नियुक्त किया गया? बुल्गारिया का ये नियुक्त किया गया है। तो ऐसे करके हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। ऐसे करके हमने क्या किया? 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड, सारी अप्रोच लगाई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। तो इसलिए आपको इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लोगों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है बच्चों, क्योंकि आपके फ्यूचर ये डिसाइड करने वाला है। ठीक है, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।